आवाज़ इंडिया के सारे ही दर्शकों को और उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहते हैं उन लोगों को साधुवाद, अभिवादन, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। आज मैं आपसे संवाद स्थापित करना चाहता हूँ एक बड़े ही अहम, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर। केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी ने प्रशासनिक सेवा में बड़े ही उच्च पद पर है, बाद में मैं इसके संबंध में आपसे बात करूंगा। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल ये कहता है, अर्थात वो लेखक ये कहते हैं कि अभी वर्तमान में हमारा जो संविधान है, अब उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए और उसकी जगह पर एक नया संविधान लाया जाना चाहिए, नया संविधान लिखा जाना चाहिए। उस लेख का शीर्षक है देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात हम लोगों ने नए संविधान की रचना करनी चाहिए और नए संविधान का स्वीकार करना चाहिए। यह अधिकारी महोदय आगे यह भी कहते हैं, हम यदि प्रथम सिद्धांत से आरंभ करें तो संविधान के प्रथम सिद्धांत से मतलब उद्देशिका के पहले शब्द से भी यदि आरंभ करें तो अब संविधान में संशोधन से काम नहीं चलेगा। क्या कहते हो? संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। इतने अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है कि संविधान में जो संशोधन का प्रावधान किया गया है उससे अब काम चलने वाला नहीं है। हमें इस संविधान को छोड़ देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए और नया संविधान निर्माण करना चाहिए। इन महाशय का नाम है जो सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासनिक सेवा में काम करते हैं। प्रशासन की ओर से पहली बार इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है। केंद्र सरकार के प्रशासन के ओर से पहली बार इस प्रकार का स्टेटमेंट किया गया है, जिसका प्रतिवाद अभी तक किसी भी केंद्रीय मंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री तो इस प्रकार के विषयों पर कभी बोलते ही नहीं। और उन महाशय का नाम है श्री विवेक देवराय। हिंदी में उनको विवेक देवराय कहेंगे, बंगाली हैं, बंगाली में विवेक को विवेक कहा जाता है। यह विवेक देवराय जी प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है। उस आर्थिक सलाहकार परिषद के यह अध्यक्ष हैं। विवेक देवराय जी जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं, परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह केंद्र सरकार में प्रशासन में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, एक सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको संविधान ने पूरा संरक्षण दिया है। वही महानुभाव बात कर रहे हैं कि वर्तमान संविधान अभी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए और उसकी जगह पर नया संविधान लाना चाहिए। 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आरंभ हुआ 2014 में। 2014 से 2023 तक 9 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसमें 2022 से वो कहते हैं कि अमृतकाल भी शुरू हो चुका है। इस दरमियान मोदी जी के कार्यकाल के दरमियान एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, एक नई संस्कृति केंद्र में विकसित हुई है, जिसको कहते हैं हिज मास्टर्स वॉइस संस्कृति। हिज मास्टर्स वॉइस संस्कृति। मैं पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ। जब मैं युवा था तो मेरे समय में ग्रामोफोन था और वो ग्रामोफोन बनाने वाली एक कंपनी थी, उसका ये शीर्षक था हिज मास्टर्स वॉइस। इसका मतलब है कि मेरा मास्टर, मेरा स्वामी, मेरा मालिक जो कहेगा, जो आज्ञा देगा, उसी का मुझे पालन करना है। जितना कहेगा उतना ही बोलना है, जिस ढंग से कहना है उतना ही उसी ढंग से कहना है, जिस आशय से कहना है उसी आशय से कहना है। आज
वर्तमान में देख लीजिए, केंद्र सरकार के सारे ही मंत्री, केंद्र सरकार के सारे ही सांसद, केंद्र सरकार के सारे ही उच्च पदस्थ अधिकारी अपने आप को प्रधानमंत्री के अधीन समझते हैं। और जब तक प्रधानमंत्री का आदेश न हो, जब तक प्रधानमंत्री का सम्मति नहीं बोल रहा मैं, आदेश न हो, तब तक कोई भी मंत्री एक भी शब्द नहीं कहता। सांसद की तो बात ही छोड़ी है। और उसके बाद में नंबर आता है, क्रम आता है प्रशासनिक अधिकारियों का। प्रशासनिक अधिकारी तो बिना उनकी अनुमति के बात ही नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले 3 मई की घटना है, मणिपुर अभी भी जल रहा है, मणिपुर का समाधान अभी भी नहीं हुआ है, गृह मंत्री उसका समाधान खोज नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री जी की बात मैं बाद में करूंगा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो एक निर्णय लेकर एक 3 हाईकोर्ट जजेस की समिति स्थापन की है। एक महाराष्ट्र का निवृत्त पुलिस अधिकारी भी जांच के संबंध में सहायता करने के लिए वहां पर नियुक्त किया गया है। स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस पर किसी का भी विश्वास नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा था। प्रधानमंत्री महोदय ने मणिपुर के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं की। जिस दिन विरोधी पक्ष बड़ा आक्रामक हो गया था कि प्रधानमंत्री ने निवेदन करना चाहिए और संसद में आकर निवेदन करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं लगा कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जिस पर संसद में आकर बयान देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। विरोधी पक्ष के पास कोई और मार्ग नहीं था, रास्ता नहीं था। विरोधी पक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव लाया, जानते हुए कि यह अविश्वास का प्रस्ताव संसद में पारित नहीं होने वाला है, परंतु वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री महोदय मणिपुर पर बोले। जिस दिन संसद का आरंभ हुआ, प्रधानमंत्री जी आए और संसद के बाहर, संसद में नहीं, संसद के बाहर सिर्फ 40 सेकंड तक उन्होंने मणिपुर पर बात की। क्या बात की? मणिपुर में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ है वह बड़ी ही शर्मनाक बात है। इतना नहीं कहा उन्होंने, इतना उसके आगे कहते हैं ऐसी घटनाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होती हैं। यह कहना नहीं चाहा उन्होंने कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार में यह होता है तो बीजेपी की सरकार में ऐसा होता है, तो उसके लिए इतना हो हल्ला क्यों मचाया जाना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा तब सारे ही मंत्री बोलने लग गए, सारे ही सांसद बोलने लग गए कि हाँ, मणिपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, परंतु ऐसी घटनाएं तो राजस्थान में होती हैं, ऐसी घटनाएं तो छत्तीसगढ़ में भी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब तक मोदी जी इस प्रकार के सेंसिटिव इशू पर, इस प्रकार के संवेदनशील इशू पर जब तक मोदी जी कोई बयान नहीं देते, कोई स्टेटमेंट नहीं करते, किसी मंत्री या किसी सांसद की हिम्मत नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से इस पर बयान दे। हाँ, फिर एक प्रकार से स्पर्धा लग जाती है कि कौन और अधिक निष्ठा के साथ मोदी जी के बयान को लोगों तक पहुंचाता है। जब मंत्रियों की यह अवस्था है, जब सांसदों की यह अवस्था है, तो कितना भी उच्च पदस्थ हो, क्या कोई भी सरकारी कर्मचारी इतना संवेदनशील बयान दे सकता है कि पुराने संविधान की जरूरत, उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, अभी नए संविधान के निर्माण की बात हम लोगों ने कहनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है चाहे कितना भी बड़ा सरकारी कर्मचारी हो इस प्रकार का बयान दे सकता है। और मैं ये मान कर चलता हूँ कि बिना मोदी जी के सहमति के, बिना मोदी जी की अनुमति के इस प्रकार का बयान दिया ही नहीं जा सकता, दिया ही नहीं जा सकता। मैं सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुमति की बात कर रहा हूँ।
मैं जान लीजिए, मैं सहमति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनुमति की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त को बयान आया पेपर में, 14 अगस्त को दिया होगा। उसके बाद में आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आज की तारीख 22 है। किसी भी मंत्री ने, प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, किसी भी मंत्री ने, किसी भी सांसद ने इस बयान को नकारा नहीं। इसका अर्थ यह है कि सरकारी कर्मचारी बोलते हैं तो मोदी जी बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं तो मोदी जी बोलते हैं, सांसद बोलते हैं तो मोदी जी बोलते हैं। शायद मोदी जी को स्वयं को कुछ बातें ऐसी होती है जो मोदी जी बोलना चाहते हैं परंतु बोलना भी नहीं चाहते। ध्यान दीजिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मोदी जी बोलना चाहते हैं मगर बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि वह जिस संवैधानिक पद पर आसीन है उनका पद शायद इस प्रकार की बात कहने की अनुमति नहीं देता हो। बोलना तो चाहते हैं परंतु बोलना भी नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में कोई मंत्री, कोई सांसद, हो सके तो उपराष्ट्रपति महोदय, और नहीं तो देवराय जैसा सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का बात करता है, तो हम मानकर चलते हैं कि मोदी जी की सहमति से नहीं, अनुमति से ही इस प्रकार की बात कही जाती है। दूसरी बात, देवराय जी का बयान यह कोई नया बयान नहीं है, यह नई बात नहीं है। इसके पहले भी अलग अलग स्तर पर मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो जो सत्ता के बाहर है, सत्ता केंद्र से जुड़े हुए हैं मगर सत्ता के बाहर है, इस प्रकार की बात करते रहते, परंतु सत्ता केंद्र से, शासन से, प्रशासन से संविधान के संबंध में इस प्रकार की बात कभी कही नहीं गई। कहीं भी गई हो तो वो अलग बात है। इसके पहले भी कही गई है, जैसे किरेन रिजिजू जी जो पूर्व में, आज भी मंत्री है, किस विभाग के मंत्री है मुझे मालूम नहीं, मगर किसी समय में वह विधि मंत्री हुआ करते थे, कानून मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भी बड़े जोर शोर से संविधान को निरस्त करने की बात नहीं की, परंतु एक ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया था जिसको कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में मैं आगे चलकर बड़ी विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि देवराय जी ने भी वह मुद्दा बड़ी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई? किरेन रिजिजू कहते हैं, हम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारा बहुमत है, संविधान में संशोधन का अधिकार देता है, तो हम बेसिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं बदल सकते? यही बात उपराष्ट्रपति महोदय भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जिनके स्वामी मोदी जी हैं, बिना मोदी जी ही इज अ मास्टर, और ये सारे हिज मास्टर्स वॉइस के कल्चर में आते हैं। तो जब तक मोदी जी की अनुमति न हो इस प्रकार के बयान दिए नहीं जाते। क्या हम ये मानकर चलें, कि मोदी जी, क्या हम मानकर चले कि उनका पक्ष भारतीय जनता पक्ष, क्या हम मानकर चले कि भारतीय जनता पक्ष की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सारे ही लोग चाहते हैं कि संविधान निरस्त होना चाहिए, वर्तमान नए संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। कल तक शासन प्रशासन के स्तर पर यह बात खुलकर नहीं की गई थी। जैसे मैंने किरेन रिजिजू या उपराष्ट्रपति महोदय का उदाहरण दिया है, वो चोरी छुपे बात करते थे। वो कहते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना क्यों नहीं बदली जा सकती, मतलब संविधान क्यों नहीं बदल सकता। तो अभी पहली बार शायद किसी सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारी ने, मैं अधिकारी शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मेरे लिए सारे ही कर्मचारी है, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं टैक्स देता हूं और मेरे टैक्स से उनको सैलरी मिलती है। मैं बड़ी गंभीरता से विधान कर रहा हूं, मैं सार्वभौम भारत का सार्वभौम नागरिक हूं, मैं टैक्स देता हूं और उस टैक्स से सारे ही मंत्री,
सारे ही सांसद, सारे ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि मैं किसी बड़े सरकारी अधिकारी को अधिकारी कहूं, मैं सम्मानीय कर्मचारी कह सकता हूं, क्योंकि कभी कभार हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी लाल किले से घोषणा करते हैं कि मैं जनता का प्रथम सेवक हूं। जब प्रधानमंत्री प्रथम सेवक है तो कर्मचारी तो हमारे सेवक ही हुए ना, तो इसलिए कर्मचारी को कर्मचारी कहने में कोई बात नहीं है। अभी तक यह बात खुलकर सामने नहीं आई थी, अब शासन प्रशासन भी खुलकर यह बात कह रहा है कि वर्तमान संविधान, उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, संशोधनों से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए अब उसकी जगह पर नए संविधान के रचना के प्रयास किए जाने चाहिए। बड़ा ही गंभीर विषय है, आइए इसके संबंध में आगे चर्चा आरंभ करते हैं। आइए अब विवेक देबरॉय जी ने अपने लेख में जो बात कही है उसकी एक बात का हम विश्लेषण करेंगे और उस पर टिप्पणी भी करने का प्रयास करेंगे। पहले तो उन्होंने बड़ी सामान्य सी बात कही है, क्योंकि मोदी शासन में हर एक मंत्री, हर एक सांसद और मोदी जी के प्रति निष्ठावान, मैं क्वालिफाइड स्टेटमेंट कर रहा हूं, मोदी जी के प्रति निष्ठावान प्रत्येक सरकारी कर्मचारी भी इसी प्रकार से बात करता है कि 15 अगस्त 2022 हमारे भारत की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो गए हैं। और फिर 2022 से मोदी जी घोषणा करते हैं अब अमृत काल शुरू हो गया है। कौन सा काल शुरू हो गया है? अमृत काल शुरू हो गया है। निर्मला सीतारामन जी, हमारी अर्थ मंत्री बजट भाषण में अमृत काल के बारे में बड़े लंबे चौड़े दावे करते हैं। मोदी जी की मान्यता है कि 2047 तक अमृत काल का समय 25 साल का होगा, जिसमें भारत में सबके हिस्से में अमृत आ जाएगा। भारत आबाद होगा, दुनिया का विश्व गुरु कहलाएगा, नंबर 1 कहलाएगा, आदि आदि आदि। तो यह अर्थशास्त्री महोदय, यह विवेक देबरॉय महोदय भी उसी के संबंध में बात करते हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अब ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के संबंध में मैं थोड़े से बाद में बात करूंगा। उसके पहले कुछ एक दो छोटी छोटी बातों का मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले भारत के संसद की नए भवन का लोकार्पण समारोह हुआ। इस नए परिसर को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इस नए परिसर को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत का संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ प्रत्येक पदासीन व्यक्ति के धर्मनिरपेक्ष आचरण की कल्पना की जाती है, अपेक्षा की जाती है। फिर भी शायद, मालूम नहीं, फिर भी जब सेंट्रल विस्टा का लोकार्पण समारोह हुआ, शायद 27 मई का दिन होगा, उस दिन लोकार्पण समारोह हुआ तो बड़े ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुआ। होम किया गया, हवन किया गया, शैवाइट महंतों को आमंत्रित किया गया, उनके सामने उनकी उपस्थिति में यह सारा आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साष्टांग दंडवत करते हुए नजर आए और फिर इन महंतों ने, मठाधीशों ने, जो साउथ से आए थे, दक्षिण से आए थे, उन्होंने सेंगोल नाम का, जिसको हम राजदंड कहेंगे, वह राजदंड मोदी जी को समर्पित किया, मोदी जी को दिया। और मोदी जी ने उसकी स्थापना, उस राजदंड की स्थापना यह कहकर कि यह राजदंड एक नीतिमान,
एक नीतिमान, एक सुशासन की हमें प्रेरणा देगा, ऐसा कहकर इस राजदंड की स्थापना लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के करीब की। सारे ही वैदिक या ब्राह्मणी अनुष्ठानों के साथ, धर्म के साथ। ये सेंगोल की बात, सेंगोल क्यों उसको सेंगोल कहते हैं? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि यह नेहरू जी के समय से परंपरा है सेंगोल की। क्या परंपरा है? जब सत्तांतरण होता है तो नए शासक को सेंगोल दिया जाता है पूरे ही धार्मिक विधि के साथ में। और फिर उदाहरण देते हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को सत्तांतरण हुआ, उसको हम सत्तांतरण कहेंगे। अब इस 27 मई 2023 को कौन सा सत्तांतरण हुआ, किसने किसको सत्ता सौंपी मालूम नहीं, परंतु 15 अगस्त 1947 को अमित शाह जी कहते हैं कि सत्तांतरण हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन में राजगोपालाचारी जी की उपस्थिति में। उनकी ही सलाह पर साउथ से मंगाया गया यह सेंगोल राजदंड सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप में सौंपा था। हम वही परंपरा का पालन करें। बड़ा ही विवाद हुआ, न्यूज़पेपर्स में, सारे ही अखबारों में बड़ा ही बहुत कुछ लिख कर आया। अखबारों का वैसे ही सेल्फ वैल्यू बहुत कम होता है। हम लोगों की, आम आदमी की स्मरण शक्ति बड़ी दुर्बल होती है। कहा जाता है हम भूल गए होंगे, मगर कुछ लोग नहीं भूलते। विवाद यह हुआ कि ऐसा सत्तांतरण के समय में सेंगोल का आदान प्रदान माउंटबेटन से नेहरू, यह कभी हुआ ही नहीं, यह झूठ बात है। माउंटबेटन, राजाजी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इन सारे, डॉक्टर अंबेडकर मंत्री थे उस समय, डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री थे पंडित नेहरू के सर, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। उल्लेख है वो यह है कि इन मठाधीशों ने पंडित नेहरू को एक सेंगोल नाम का एक छड़ी भेंट की थी। पंडित नेहरू ने उसको उठाकर आनंद भवन, जो इलाहाबाद में उनका निवास था, वहां की म्यूजियम में उसको रख दिया, इसका उल्लेख है। परंतु राजदंड के रूप में माउंटबेटन ने यह दिया नेहरू को, इसका उल्लेख नहीं है। यह झूठी मनगढ़ंत कहानी है। कभी कभी हमारे गृह मंत्री महोदय इस प्रकार का झूठ बोलिए, जानबूझकर नहीं, शायद उन्होंने कुछ, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली उस आधार पर यह कथन किया होगा। मगर तो ये पहली बार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बात करते हुए संसद में, लोकसभा में, गृह मंत्री महोदय कहते हैं, लोकसभा में कहते हैं, विस्मरण की बात है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है या जानबूझकर बोलते हैं मालूम है, कलावती नाम की महिला के बारे में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में चर्चा की। कलावती यवतमाल जिले के एक गांव की महिला है। कुछ साल पहले राहुल गांधी उसके यहाँ गए थे। उसके पति ने, किसान था, आत्महत्या की थी। उससे मिलने गए, उसके यहाँ भोजन किया, उसको सहायता का आश्वासन दिया और बात आई गई हो गई। उसका रेफरेंस कई सालों के बाद अमित शाह जी पार्लियामेंट में देते हैं और कहते हैं कलावती मध्य प्रदेश की एक महिला जिसके पति ने आत्महत्या की, राहुल गांधी उसके यहाँ गए, खाना खाया और सहायता का आश्वासन दिया, किया कुछ भी नहीं। हमारे बीजेपी के सरकार ने उसको सारी सहायता दी। बड़ी अजीब सी बात है। अभी नागपुर में वो महिला आई थी, और उन्होंने घोषित किया कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं। मैं मध्य प्रदेश की नहीं हूं, मैं महाराष्ट्र की हूं, यवतमाल जिले को। राहुल गांधी जी आए, मेरे यहाँ भोजन किया और उन्होंने सहायता दी। मेरे नाम से आज 30 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में है और महीने का 16,000 रुपया मुझे ब्याज मिलता है, उससे मेरा परिवार चलता है।
मैं राहुल गांधी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ और मेरे संबंध में झूठ कथन करने के लिए मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का निषेध करती हूँ। तो इस प्रकार से ये सेंगोल की कथा है। झूठ भी कहा जाता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि हम अनुकरण प्रिय लोग हैं, नेहरू को मिल गया तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो ऐसा कभी कभी होता है। ये देवराय महोदय कहते हैं कि हम आज 5वीं सबसे बड़ी अवस्था है। सही बात है। 2027 तक या 2029 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं दुनिया की। शायद हो सकता है, परंतु यह आधा सच है। दूसरा भाग, बचा हुआ आधा सच, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, भूतपूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव जी उसी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखकर बताते हैं कि हाँ, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, अच्छी बात है, तीसरी भी बन जाएंगे, अच्छी बात है, परंतु बड़े ही हर्षोल्लास की बात नहीं है, क्योंकि आज भी हम, मतलब हमारा भारत देश दुनिया का सबसे गरीब देश है। भारत देश दुनिया का सबसे गरीब देश है। हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,601 है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, और हम दुनिया में 139वें क्रम पर हैं। इधर तीसरी बड़ी अवस्था, और प्रति व्यक्ति आय में हमारा क्रमांक कहाँ है? 139 है। ब्रिक्स, आज नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ब्रिक्स, बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रशिया, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब होता है चाइना, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। इन देशों का एक समूह है जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। उसका सम्मेलन अभी शुरू हो रहा है, आज शुरू हो गया होगा। तो उसमें शामिल होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, इस ब्रिक राष्ट्र में हमारा देश सबसे गरीब है, हमारा देश सबसे गरीब है। G20 सारे ही आयोजन इतने हर्षोल्लास से होते हैं कि देखेंगे का नाम नहीं। इतना सुंदर नागपुर बन गया था, वो सारी सुंदरता कहाँ चले गई मालूम नहीं। मगर इस G20 में भी हमारा देश सबसे गरीब है, और यह हमारे देश की दूसरी वास्तवता भी है। हम नहीं नकारते कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, पर यह भी नहीं नकार सकते हैं कि हम सबसे गरीब देश है। तो क्योंकि इसका संबंध इन महाशय से है, इसीलिए चाहिए। ये महाशय कहते हैं, कौन? देवराय जी कहते हैं भारत बदल रहा है। अरे भाई, सारा ही अनित्य है। बुद्ध तो कहते हैं कि सारा ही अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनीय है, बदल रहा है। हम भी मानते हैं कि भारत बदल रहा है, स्थायी तो कुछ नहीं होता, परंतु ये कहते हैं कि यह परिवर्तन फास्टर होना चाहिए, हायर होना चाहिए और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ये कब तक हायर नहीं होगा, कब तक फास्टर नहीं होगा, कब तक स्ट्रॉन्गर नहीं होगा? जब तक जमीन अधिग्रहण के संबंध में के कानून, जब तक श्रमिकों के संबंधों के कानून, जब तक पूंजी के संबंध में कानून अधिक उदार नहीं होंगे, तब तक भारत के परिवर्तन की, भारत के विकास की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। और फिर जमीन अधिग्रहण के संबंध में, श्रमिकों के सुरक्षा के संबंध में, पूंजी के संबंध में संविधान की कुछ प्रावधान बाधा उपस्थित करते हैं। इसीलिए संविधान को बदलना है, क्योंकि संविधान को बदले बगैर आसानी से भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, आसानी से श्रमिकों के संबंध में कानून नहीं बदले जाएंगे, आदि आदि। यह बात कहते हैं। यह हो गई प्रारंभिक बातें। अब मूल मुद्दे जो हैं, प्रमुख मुद्दे जो हैं, उस पर आते हैं। अब संविधान के संबंध में यह क्या कहते हैं? 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। हम अब 2023 में हैं, 73 साल हो गए। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। देवराज जी कहते हैं कि हमारा संविधान भी अभी बूढ़ा हो गया है, विकलांग हो गया है, अभी काम का नहीं है। इतने संशोधन हो गए इस संविधान में, इतने संशोधन हो गए कि जैसा ओरिजिनल था अब वैसा रहा ही नहीं। वैसा अब
रहा ही नहीं, और इसीलिए इसको बदल देना चाहिए। इसको बदलने की आवश्यकता है, सिर्फ पुराना हुआ इसलिए। अब देखिए, एक विद्वान व्यक्ति अर्थशास्त्री कहता है कि हाँ, बूढ़ा हो गया है, बदल देना चाहिए। शायद बीजेपी का कल्चर है, बूढ़ा हो गया तो उसको कहीं और डाल दो। आडवाणी जी कहाँ है किसी को मालूम नहीं चलता है। संविधान को भी अब कहीं फेंक दो, संविधान को भी डाल दो। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है इस संविधान के संबंध में? सर्वोच्च न्यायालय कब कहता है? 2017 को। कौन से प्रकरण में कहता है? संविधान पीठ कहता है, 9 न्यायाधीशों का संविधान पीठ कहता है, राइट टू प्राइवेसी के प्रकरण में। वी डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट। हम संविधान को एक जीवंत प्रलेख मानते हैं, एक ऑर्गेनिक जैविक प्रलेख मानते हैं, चिर युवा प्रलेख मानते हैं, चिरंतन प्रलेख मानते हैं। कौन कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का 9 न्यायाधीशों का संविधान पीठ कहता है कि हमारा संविधान जीवंत प्रलेख है, हमारा संविधान जैविक प्रलेख है, हमारा संविधान चिरंतन प्रलेख है, चिर युवा प्रलेख है, चिर युवा प्रलेख है। क्योंकि इस संविधान में भारत के चिरंतन मूल्यों का समावेश है। यह संविधान भारत के चिरंतन मूल्यों पर आधारित है। मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत हिंदुस्तान के अभिमानी, भारत की प्राचीन संस्कृति, भारत के प्राचीन संस्कृति और गौरव करने से कभी थकते नहीं हैं। परंतु जिस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि भारत की समाज के चिरंतन मूल्यों का समावेश है, उस संविधान को ही बदलने की बात विवेक देबराय जी कहते हैं। इटर्नल वैल्यूज, इट possesses necessary resilience to ensure its continuous relevance। इतना ही नहीं, इस संविधान में वो शक्ति है, इस संविधान में वो क्षमता है कि बदलते समय के साथ साथ बदल कर भी अपना अस्तित्व, अपने मूल्य, अपना चारित्र जैसे के वैसे कायम रखने की क्षमता इस संविधान में, बदलते समय के साथ साथ, बदलते समय की आवश्यकताओं के साथ साथ बदलने की क्षमता इस संविधान में है, परंतु अपना मूल चरित्र न खोते हुए यह संविधान में यह क्षमता है। यह संविधान पिछली पीढ़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी था, वर्तमान पीढ़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी उपयोगी है, आने वाली पीढ़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी यह संविधान उपयोगी है, क्योंकि नए अर्थ खोजने पड़ेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने में यह संविधान समर्थ है। एक तरफ ओबराय जी कहते हैं कि अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि चिरंतन चिर युवा संविधान है, इसमें वो क्षमताएं हैं कि बदलते समय के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी यह कायम रहेगा। इतनी क्षमता है, किसकी बात हम माने? किसकी बात? सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की बात माने या ओबराय की बात में? 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। आडवाणी जी को पूछिए कि 70 साल होने के बाद भी भारत एकात्म, एक राष्ट्र, एक संघ राष्ट्र है। मैं आडवाणी जी को इसलिए याद कर रहा हूं कि यही आडवाणी जी है, उन्होंने कभी कहा था, मैं भूला नहीं हूं, कि भारत एकात्म है, भारत एक संघ है। इसका सारा श्रेय डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्मित भारत के संविधान को है, जिस संविधान ने 70 साल तक भारत को एकात्म रखा, जिस संविधान ने भारत को 70 साल तक जोड़ कर रखा। ऐसा आडवाणी जी कहते हैं। उस संविधान को उन्हीं के पक्ष के शासन का एक कर्मचारी कहता है कि इस संविधान को अब निरस्त कर देना चाहिए, और इसीलिए इस पर बड़ी गंभीरता से
सोच विचार की बात है। बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोदी जी, किरण रिजिजू, उपराष्ट्र मोदी महोदय जगदीप धनखड़, और अब उस लाइन में जुड़ गए हैं विवेक देबरॉय जी। इन सारे लोगों की तकलीफ एक है, और उस तकलीफ का नाम है संविधान की बुनियादी संरचना। उस तकलीफ का नाम है संविधान का बुनियादी ढांचा। उस तकलीफ का नाम है, उस पीड़ा का नाम है संविधान का, जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना का, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। देबरॉय जी बड़े विस्तार से अपनी पीड़ा को उस लेख में व्यक्त करते हैं। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तापित किया है। कब प्रस्तापित किया है? 1973 में। 1973 में इसको प्रस्तापित किया गया है। 1973 इसकी बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि 1973, 2023, 50, इसको 50 साल हो गए। 1973 में एक बड़ा ही प्रसिद्ध, जो ऐतिहासिक कहेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रकरण, एक केस सर्वोच्च न्यायालय में आया था, जिसको कहते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। केशवानंद भारती केस 1973। उस समय सर्वोच्च न्यायालय में 13 न्यायाधीश थे। 13 न्यायाधीश थे, सिर्फ 13 न्यायाधीश थे। और ये 13 न्यायाधीशों ने अपना संविधान पीठ स्थापित किया। 13 न्यायाधीशों ने अपना संविधान पीठ स्थापित किया। शायद सिकरी उस समय चीफ जस्टिस थे, और 13 के 13 न्यायाधीश, सारे ही न्यायाधीश एक संविधान पीठ में इस केस के निर्णय के संबंध में बैठे, और इसीलिए इसको पूर्ण संविधान पीठ कहते, फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ध्यान में रखिए, जब 13 न्यायाधीश, इतिहास में उसके बाद में कभी भी किसी भी प्रकरण के लिए 13 न्यायाधीशों का पीठ गठित नहीं किया गया। अब तक 11 न्यायाधीशों का पीठ गठित हो चुका है, परंतु 13 न्यायाधीशों का पीठ गठित नहीं हुआ। यह सोच लीजिए कि उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो कितना महत्वपूर्ण होगा। इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सामने देबरॉय जी की परेशानियां क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। यह सिद्धांत कहता है कि संविधान की जो मूलभूत संरचना है, संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, वो किसी भी परिस्थिति में किसी को भी उसमें परिवर्तन करने का संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। अधिकार कौन देता है? अधिकार संविधान देता है। संविधान ने पार्लियामेंट को या एग्जीक्यूटिव को, किसी को भी इस मूल बुनियादी ढांचे में परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया है। यह तकलीफ है ओबेरॉय जी की, यह तकलीफ है रिजिजू की, यह तकलीफ है मोदी जी की, यह तकलीफ है आरएसएस की, और यह तकलीफ है जगदीप धनखड़ माननीय उपराष्ट्रपति की। यह कहते हैं सारे लोग जितने मैंने नाम लिए, हम संसद हैं, संसद में हमारा बहुमत है, हमको संविधान में संशोधन का अधिकार दिया हुआ है, फिर भी हम बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। यह बात हमें स्वीकार नहीं है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। यदि हम बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे लोग, और सर्वोच्च न्यायालय उस परिवर्तन को नकार देगा, क्योंकि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे किसी भी संशोधन को नकारने का अधिकार दिया है जो संविधान का बुनियादी ढांचा समाप्त करता हो, उसको आहत करता हो, उसको तोड़ता हो। ये बड़ी तकलीफ है। आगे कहते हैं वो 1973 का जजमेंट है भाई, अब तो उसको 50 साल हो गए हैं, अब तो 50 साल हो गए हैं, अब तो उसमें बदलना चाहिए ना। तो इसलिए ये जजमेंट जो है, ये
जब आज का जो संविधान अस्तित्व में उसको लागू होता है। हमने नया संविधान बनाया तो उसको लागू नहीं होगा ना। इसीलिए इस जजमेंट को हम बदल नहीं सकते, इस जजमेंट को सर्वोच्च न्यायालय बदलना नहीं चाहता, इस जजमेंट को पार्लियामेंट बदलना चाहती है, फिर भी बदल नहीं सकती हैं। इसीलिए इस संविधान को ही हम बदल देंगे और नया संविधान लाएंगे जिसको शायद यह जजमेंट लागू नहीं होगा। यही बात किरेन रिजिजू भी कहते हैं। शायद उन्होंने कुछ अधिक बोल दिया होगा, इसलिए विधि मंत्रालय से उनको हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति भी कहते हैं कि ये क्या बात हो गई, संसद में हमारा बहुमत है, संसद ने संविधान में संशोधन का अधिकार दिया है, फिर भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हो जो सर्वोच्च न्यायालय का लाया हुआ सिद्धांत है। हम इसको क्यों माने, इसको बदलना चाहिए, परंतु संविधान इसको बदलने की अनुमति नहीं देती। ठीक है, बात समझ में आ गई।